हेलो फ्रेंड्स। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आप चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 3 है ना। तो इसमें दो इक्वेशंस होती हैं लीनियर इक्वेशन, उनके उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट टाइप के। सो इस वीडियो में हमने सभी टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर आप लोग इस पूरे वीडियो को प्रॉपर्ली समझ कर देख लेते हो तो इस चैप्टर का कोई भी एमसीक्यू आपसे छूटेगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम इसके रूल्स समझ लेते हैं, कुछ कंडीशंस हैं उनको समझ लेते हैं। तो कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी, सॉरी कंसिस्टेंसी, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, यानी कि दो इक्वेशन अगर आपको गिवन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पहली है a1x प्लस b1y प्लस c1, द सेकेंड इक्वेशन इज a2x b2 प्लस b2y प्लस c2। तो यहाँ पर जो a1 v1 and C1 these are the coefficients of equation 1. Similarly A2 B2 और C2 these are the coefficient of equation 2. तो इनकी हेल्प से हम बता पाएंगे कि जो इक्वेशन दोनों अगर सॉल्व की जाएं उनके रूट्स कैसे होंगे, उनके सॉल्यूशन क्या होंगे वो हम देख सकते हैं। तो देयर आर ओनली थ्री कंडीशंस व्हिच यू हैव टू नो, है ना। इनकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये टेबल, दिस टेबल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, आपको पता ही होना चाहिए। तो सबसे पहले चेक करते हैं, इनका रेशियो निकालते हैं। यहाँ से a1 लेते हैं, यहाँ से a2 लेते हैं। तो a1 अपान a2 का रेशियो चेक करते हैं, है ना, जो भी आ रहा है। सिमिलरली b1 और b2 का रेशियो निकालते हैं। अब या तो दोनों इक्वल आ सकते हैं या नॉट इक्वल हो सकते हैं। इफ दे आर नॉट इक्वल, क्या दे रखा है यहाँ पर, पहली कंडीशन क्या है, दे आर नॉट इक्वल। अगर इक्वल नहीं है इट मीन्स लाइंस वुड बी इंटरसेक्टिंग। लाइंस इंटरसेक्टिंग का मतलब जो लीनियर इक्वेशंस हैं ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर इस टाइप की कोई इक्वेशन है, दूसरी इस टाइप की कोई इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, यानी कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो उसका सोल्यूशन होगा। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होंगे x कामा y इस पॉइंट के, वो उसका सोल्यूशन होगा। तो कैसा होगा सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। अगर a1 अपान a2 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू b1 अपान b2 है तो सोल्यूशन होगा कैसा, यूनिक। और लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, यानी कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, यूनिक सोल्यूशन हो गया। और सोल्यूशन कैसा, कंसिस्टेंसी कैसे होगी, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन पॉसिबल। अब एक हो या ज्यादा हो उसको बोलते हैं, अगर सोल्यूशन पॉसिबल है, एक है, दो है या तीन, कितना भी इनफाइनाइट हो सकता है, तो वो कंसिस्टेंट को बोलते हैं। सोल्यूशन कैसा हो गया, कंसिस्टेंट। देख सेकंड इक्वेशन क्या है, अगर इक्वल नहीं, इक्वल था नहीं था तब तो पहली कंडीशन थी, अब हो सकता है कि दोनों इक्वल हो। दूसरा कंडीशन क्या पॉसिबल है कि a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2। अब इसके दो केस हो सकते हैं। अब c1 अपान c2 या तो नॉट इक्वल होगा या फिर इक्वल होगा। अगर वो नॉट इक्वल है, यानी कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 इक्वल है ना, लेकिन C1 अपान C2 के बराबर ना हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, लाइंस वुड बी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब एक लाइन ऐसी होगी, दूसरी लाइन ऐसी होगी। जब दोनों पैरेलल लाइन से उनको आगे एक्सटेंड करो या पीछे एक्सटेंड करो, कभी कट करेंगे एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, कभी नहीं करेंगी। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे सोल्यूशन हमको मिलेगा नहीं। जहां कट करती वहीं पर सोल्यूशन मिलता है। सो नो सोल्यूशन। लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइन, लाइन पैरेलल होंगी और सोल्यूशन कैसा होगा, नो सोल्यूशन, यानी कि इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नो सोल्यूशन, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर थे और c1 अपान c2 भी उसके इक्वल, यानी कि सब कुछ इक्वल हो गया। तो जब सब कुछ इक्वल हो गया तो लाइंस को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब एक लाइन अगर यहाँ है, दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही लाई कर रही होगी, यानी कि सेम हो गया, सब कुछ इक्वल है, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइन। सब कुछ इक्वल है तो कितने सोल्यूशन उसके होंगे, कहां पर कट कर रही हैं दोनों लाइन, यहाँ पर भी कट कर रही हैं, यहाँ पर भी कट कर रही हैं, यहाँ पर भी कट कर रही है, एक के ऊपर एक लाई कर रही है, तो इसका मतलब हर पॉइंट पर कट कर रही है, यानी कितने सोल्यूशन होंगे, करेक्ट, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और सॉल्यूशन कैसा है, कंसिस्टेंट। एक हो सॉल्यूशन या कितने भी हो, कंसिस्टेंट ही बोलते हैं अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो, ठीक है। तो इस टेबल को अच्छे से याद कर लो, इसको अच्छे से समझ लो, इसके बेस पर ही मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं चैप्टर के। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 1, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो अभी दे रखी थी वही तो है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0। दूसरी इक्वेशन है, तो इसका क्या बोला है कि इट वुड बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होने की कंडीशन पूछी है, तो कंसिस्टेंट की कंडीशन अभी हमने देखी थी, क्या थी, कंसिस्टेंट के लिए देख लो, अभी हमने देखा था यहाँ पर कंसिस्टेंट के लिए दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो इंटर कंसिस्टेंट का मतलब पहला वाला
और ये लास्ट वाला, यानी कि या तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी या फिर कोइंसिडेंट, कोई भी एक हो सकता है ना। तो और कंडीशन क्या है इसके लिए, या तो कंडीशन क्या हो जाएगा इसके लिए, या तो सॉरी A1/A2 इक्वल्स B1/B2 होगा एंड नॉट इक्वल्स टू C1/C2, है ना। हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है भाई, ये इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, और सोल्यूशन ना पॉसिबल होने का एक ही केस है, बीच सेकंड केस है ना, कि नो सोल्यूशन पॉसिबल, इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। सो कंडीशन इज दिस वन, A1/A2 इक्वल्स B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज कंसिस्टेंट देन लाइंस विल बी। अगर कंसिस्टेंट है, लाइन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है, सोल्यूशन पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, पॉसिबल सोल्यूशन, पॉसिबल उसका सोल्यूशन कैसा होगा, पॉसिबल होगा, है ना, पॉसिबल होगा। अब या तो एक सोल्यूशन होगा, टू होंगे, या मोर देन कुछ भी हो सकते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं, ऑलवेज कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन कर रही है, तो ये भी हो सकता है। ऑलवेज, ऑलवेज जरूरी नहीं, एक भी सोल्यूशन हो सकता है, यानी कि कैसी हो सकती है वो, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है। पैरेलल तो नहीं होगी, पैरेलल तो नहीं होगी, पैरेलल अगर होगी तो कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, है ना। कोइंसिडेंट एक के ऊपर एक लाएंगे तो मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे। ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, हमेशा इंटरसेक्टिंग भी नहीं हो सकती है इस टाइप की, है ना, वो एक ऊपर एक लाई भी कर सकती है। बट ऑप्शन डी देखो यहाँ पर, इंटरसेक्टिंग और कंसिस्टेंट, कंसिडेंट, कोइंसिडेंट, है ना, या तो कोइंसिडेंट होगी या इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन कर रही है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट अगर सोल्यूशन पॉसिबल है, कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x इक्वल्स 0 एंड x इक्वल्स 5 है। दो इक्वेशन दे रखी है, एक है x इक्वल्स 0, दूसरी x इक्वल्स 5। कितने सोल्यूशन होंगे इसके, होंगे तो पहले इनको प्लॉट करके देख लो ना ग्राफ में। ये हमारी होती है x एक्सिस, ये होती है y एक्सिस, ये होता है हमारा ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसके 0,0। तो x इक्वल्स 0, x इक्वल्स 0 का मतलब x की वैल्यू 0, तो इस x इक्वल्स 0 का मतलब ये y एक्सिस होती है। y एक्सिस जो होती है इस पर क्या होता है, x इक्वल्स 0, x इक्वल्स हमेशा 0 होता है। अब दूसरा है x इक्वल्स 5, तो x इक्वल्स 5 पॉजिटिव डायरेक्शन इधर होती है, तो प्लस 5 मान लिया यहाँ पर है, तो x इक्वल्स 5 दूसरी लाइन ये आ गई। तो दो लाइन है यहाँ पर, कौन कौन सी, एक है x इक्वल्स 0 और दूसरी है x इक्वल्स 5। ये दोनों कैसी हो गई, पैरेलल। अगर पैरेलल लाइंस हैं तो उस केस में सोल्यूशन कितना होगा, कहीं कट करेंगी नहीं, तो यानी कि इस केस में क्या होगा, नो सोल्यूशन। अगर पैरेलल लाइंस आ गई तो नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स 5 इज ए लाइन पैरेलल टू व्हिच एक्सिस, x इक्वल्स 5, अगेन वैसे ही प्लॉट कर लो, x y इक्वल्स 5, सॉरी y इक्वल्स 5, तो y एक्सिस इधर होती है, ये x एक्सिस होती है, इधर 1 2 3 ऐसे आता है, सिमिलरली इधर 1 2 3 4 5 ऐसे करके आएगा, है ना। सो y इक्वल्स 5, y की वैल्यू कितनी है 5, यहां पर आएगा। अगर इस पॉइंट पर देखो तो भी y की वैल्यू 5 होनी चाहिए, इस पॉइंट पर भी y की वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो ऐसे सभी पॉइंट जिन पर y की वैल्यू 5 हो, वो इस टाइप की लाइन आएगी जिसकी डिस्टेंस x एक्सिस से कितनी होगी, 5 होगी, है ना, y की वैल्यू 5 होगी। तो ये इक्वेशन होती है y इक्वल्स 5। तो ये लाइन किसके पैरेलल हो गई, x एक्सिस के, है ना, x एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the pair of linear equations 2x equals 5y plus 6 and 15y equals 6 minus 18 represents two lines which are intersecting है ना, इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग या पैरेलल है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट। सो कंडीशन चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वही a1 b1 c1, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये इक्वेशन करेक्ट फॉर्म में नहीं है, तो इनको करेक्ट फॉर्म लिख लो। तो जैसे ये पहली वाली इक्वेशन है, इसको करेक्ट फॉर्म लिखो, सबसे पहले x लिखते हैं 2x, 5 उधर से इधर लेके आ जाओ तो -5/6 भी इधर लेके आ जाओ, -6 इक्वल्स 0। तो ये हो गया a1x, तो ये वैल्यू a1 की वैल्यू क्या हो गई इसमें, ये वाली a1 हो गया यहाँ पर 2, और b1 हो गया तुम्हारा -5, और c1 कितना हो गया, ये वाला, है ना, कितना आएगा -6। सिमिलरली जो सेकेंड इक्वेशन है इसको भी करेक्ट फॉर्म में लिख लो। तो सेकेंड इक्वेशन हम यहां लिख रहे हैं, तो दिस वुड बी 6x, बाई को उधर लेके जाओ तो -15
-18 पहले से था इक्वल 0। तो यहाँ A2 की वैल्यू कितनी हो गई 6, B2 की वैल्यू -15 और C2 की वैल्यू -18। करेक्ट, ये मिल गया आपको। अब ये मिलने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा A1/A2 B1/B2 है कितना। तो A1/A2 निकालो, A1 2 था, A2 6 था, तो 2/6 इक्वल कट के कितना आ जाएगा 1/3। अब निकाल लो B1/B2। सो B1 कितना है यहाँ पर -5 है और B2 -15, माइनस से माइनस कट गया, ये भी कट होके 1/3 आ जाएगा, है ना। तो दोनों कैसे आ गए, बराबर आ गए। A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू दोनों की 1/3 आ गई, दोनों इक्वल आ गए। अब C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा। तो C1 कितना है यहाँ पर, C1 है -6 और ये है कितना -18, अगेन कट के ये भी 1/3 आ जाएगा। तो तीनों की वैल्यू सेम आ गई यहाँ पर, है ना। ध्यान दो, यहाँ पर तीनों की वैल्यू सेम है 1/3 1/3 1/3। सो ऑल आर इक्वल, यानी कि A1/A2 इक्वल्स B1/B2 इक्वल्स C1/C2, यानी कि तीनों बराबर आ गए, सब कुछ बराबर आ गया। सब कुछ बराबर होता है तो कैसा होता है, लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं, दैट इज कोइंसिडेंट। मतलब लाइन एक यहाँ पर है, दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही लाई करेगी, है तो हो गया कोइंसिडेंट। किसका चेक करना, एक और देखते हैं क्वेश्चन। The pair of equations x equals -4 or y equals -5 graphically represents lines which are intersecting at, किस पॉइंट पर कट करेंगी। तो भाई इसको सिंपली वैसे ही है, प्लॉट कर लो, है ना। प्लॉट कर लो, ये तुम्हारा x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है। तो एक इक्वेशन है x इक्वल्स -4, तो x इक्वल्स -4, x की वैल्यू -4 इधर कहीं होगी, है ना। राइट साइड प्लस होता है, लेफ्ट साइड माइनस होता है, ये ओरिजिन होता है। और y तो इक्वेशन कहाँ होगी, x इक्वल्स -4, है ना, पास होगी, x की वैल्यू हमेशा -4। तो ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल इस टाइप से होगी, है ना। एक लाइन तो ये हो गई, ये लाइन क्या हो गई, x इक्वल्स -4। दूसरी लाइन क्या है, y इक्वल्स -5, तो y इक्वल्स -5 यहाँ कहीं होगा, है ना। तो यहां से पास होने वाली लाइन y एक्सिस के परपेंडिकुलर, इसका क्या हो जाएगी, ये y इक्वल्स -5। अब ये कहां कट करेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ कितने होंगे। पहले x लिखते हैं, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -4 और y की वैल्यू यहाँ कितनी है, ये -5। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा जहां पर कट कर रहे हैं, ये तो सोल्यूशन होता है। तो सोल्यूशन हो गया -4, -5। ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + 2y = 5 एंड -3x समथिंग हैज यूनिक सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन होगा निकालने के लिए वही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर a1 की वैल्यू लिखेंगे। a1 कितना है, x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पर a2 y का कोएफिशिएंट, सॉरी b1 y का कोएफिशिएंट 2 और c1 कितना हो जाएगा 5, कांस्टेंट टर्म a1 b1 c1 मिल गया। अब इससे मुझे लिखना है a2 b2 c2, तो करेक्ट फॉर्म लिखो पहले। तो इक्वेशन को अगर मैं सही से लिखूं तो -3x इधर है, 6y इधर लेके आओ, प्लस से माइनस हो जाएगा, -y इधर आके प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी है -3, x का कोएफिशिएंट, b2 की वैल्यू -6, C2 की वैल्यू 1। तो A2 B2 C2 यहां मिल गए, A1 B1 C1 वहां पर थे। तो अगेन निकाल लो A1/A2, A1 वहां पर कितना है 1, A2 की वैल्यू -3, B1/B2 निकाल लो, B1 कितना है 2 और B2 की वैल्यू -6। तो कितना आएगा 2 3 जा -1/3, ये भी आ गया। ऐसे C1/C2 निकाल लो, C1 की वैल्यू वहां कितनी है 5 और यहाँ पर C2 की वैल्यू है 1, तो ये आ गया 5। अब यहाँ चेक करो कौन से इक्वल है कौन से इक्वल नहीं है। देखो ये -1/3 है, ये -1/3, दोनों इक्वल हो गए, है ना। ये कैसे हो गए, दोनों इक्वल हो गए, लेकिन ये नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। यानी कि क्या हो गया आपका A1/A2 इक्वल्स B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अगर ऐसा है तो कौन सी कंडीशन करेक्ट होगी बताओ, है ना। नॉट इक्वल टू C1/C2 बताओ, 7 है ना। इसका क्या होगा, नो सोल्यूशन, है ना। पहले दोनों इक्वल हो और बाद वाला इक्वल ना हो, तो ये क्या कंडीशन हो गई, इनकंसिस्टेंट, कोई सोल्यूशन नहीं है, पैरेलल लाइन की कंडीशन है, यानी कि नो सोल्यूशन, है ना। C1/C2 नो सोल्यूशन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस kx + 2y = 3
एंड 3x प्लस 6y इक्वल्स 10 हैज ए यूनिक सोल्यूशन। यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, आपको क्या निकालना है k। अब बता रखा है आपको यूनिक सोल्यूशन है, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन हम लिख लेंगे। उससे पहले हम a1 a2 b1 सब लिख लेते हैं। यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है k, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू 3। कहाँ पे आ रही है, ये वाली तो है पहली इक्वेशन से, है ना। और दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे a2 b2, तो a2 यानी कि x का कोएफिशिएंट दैट इज 3, b2 y का कोएफिशिएंट यानी कि 6, और c2 कांस्टेंट टर्म यानी कि 10। सब हमको मिल गया। अब कंडीशन लिखो, कंडीशन किसकी, तो दे रखा है क्या, यूनिक सॉल्यूशन है ना। कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है ना। यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या हो गई, पहली वाली करेक्ट, a1 अपान a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपान b2। इस केस में एक ही जगह पर लाइन कट सकती है, एक ही सोल्यूशन होता है। तो a1 अपान a2 वैल्यू लगा दो, a1 की वैल्यू है k और a2 की वैल्यू कितनी है 3, नॉट इक्वल्स टू b1 अपान b2, b1 कितना है 2, b2 है 6, 2 बन जा 2 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको तो क्या हो जाएगा k इंटू 3, ये मल्टीप्लाई होकर 3k, नॉट इक्वल का साइन वैसे ही रहेगा, 3 बन जा 3, यानी कि k यहां से आ जाएगा नॉट इक्वल टू 1। तो कैसा क्या कंडीशन क्या आ गई, k नॉट इक्वल टू 1 कहां पर है, ये वाली कंडीशन पे करेक्ट। तो k की वैल्यू 1 नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c, यहाँ c की वैल्यू निकालनी है। फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अब हमें इक्वेशन ऐसे दे रखी है, पहली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब मेनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइन है ना। कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन। कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख लो, यानी कि इसमें सब कुछ सेम होगा, यानी कि a1 अपान a2 वुड बी इक्वल्स टू b1 अपान b2 वुड बी इक्वल्स टू c1 अपान c2। तो ये लिख लो, यहाँ पर पहली इक्वेशन से a1 की वैल्यू कितनी है c, a2 की वैल्यू यहाँ से कितनी है 12, c अपान 12, b1 की वैल्यू यहाँ से 3 अपान b2 की वैल्यू c इक्वल्स a3 सॉरी c1 की वैल्यू कितनी है ये 3 माइनस c, और यहाँ से इसकी वैल्यू है माइनस सी, साइन भी लेना पड़ेगा है ना। तो एक बार में हम फर्स्ट और सेकंड को एक साथ रख लो, तो इनसे क्या मिलेगा हमको, ये मिल जाएगा c अपान 12 इक्वल्स 3 अपान सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे c इंटू सी स्क्वायर इक्वल्स 12 3 जा 36, सॉल्व करोगे c की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6, यानी कि c की दो वैल्यू आ गई प्लस 6 माइनस 6। ये आई पहली और फर्स्ट और सेकंड से है ना। अब दूसरा हम निकाल लेंगे सेकंड उससे मतलब सेकंड और थर्ड से, इन दोनों को एक साथ ले लो। जब इन दोनों को एक साथ लोगे तो क्या आ जाएगा 3 अपान सी इक्वल्स 3 माइनस सी अपॉन माइनस सी, मल्टीप्लाई करो क्रॉस, तो 3 इंटू माइनस सी माइनस का 3c, इस सी से मल्टीप्लाई करो 3c माइनस सी स्क्वायर, सब उठा के इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस का माइनस 3c था वो भी आ गया, तो माइनस का 6c हो गया इक्वल 0। c कॉमन ले लो तो c माइनस 6 इक्वल 0। अब एक बार c 0 कर लो तो इससे मतलब क्या निकल के आएगा, दिस इंप्लाइज या तो c की वैल्यू 0 होगी जो पहला फैक्टर है उसकी, या फिर सेकंड टर्म यानी कि c माइनस एक्स 6 इक्वल 0, उसको सॉल्व करो तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, c माइनस 6 इक्वल 0, दिस इंप्लाइज c इक्वल 6। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई 0 और 6, यहाँ से प्लस 6 और माइनस 6, तो जो दोनों में कॉमन है वो क्या कॉमन है c इक्वल 6 प्लस का, वो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी प्लस का आ रहा है, माइनस 6 यहाँ है बट यहाँ नहीं है तो वो नहीं हो सकता, तो जो दोनों में कॉमन है वो आएगा c इक्वल 6, c इक्वल 6 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसी हैं, नो सॉल्यूशन, जब कोई सॉल्यूशन नहीं है यानी कि कैसी होंगी वो पैरेलल लाइन होंगी। पैरेलल लाइन कंडीशन क्या होती है, a1 अपान a2 इक्वल्स b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2, है ना। अगर ये होता तो सब कोइंसिडेंट हो जाते। तो a1 की वैल्यू लगाओ पहले वाले से, पहले में पहली इक्वेशन हमारी ये वाली है ना, ये वाली इससे रखो तो a1 की वैल्यू 3 अपॉन a2, इस दूसरी इक्वेशन हमारी ये वाली है, इसमें 2k माइनस 1 है ना, x का कोएफिशिएंट होता है
2k माइनस 1, b1 अपान b2, b1 कितना हो गया इसमें 1 और b2 इसमें कितना हो गया ये वाला है ना बाई का कोएफिशिएंट k माइनस 1 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। c1 इसमें कितना है कांस्टेंट टर्म, पहले वाले में कितना है 1 और दूसरे वाले में 2k प्लस 1। ठीक है भाई, तो इसको पहले दो को ले लो, पहले सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा 3 अपान 2k माइनस 1 इक्वल्स 1 अपान k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब ऐसा करोगे आप तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा k माइनस 1 से, है ना, और इधर 1 मल्टीप्लाई होगा 2k माइनस 1। 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3k माइनस 3, दोनों जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 1 से मल्टीप्लाई तो सेम वही रहेगा 2k माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो लेफ्ट साइड में 3k था, राइट साइड से 2k इधर लेके आओ, प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा। राइट साइड में माइनस 1 था, इधर से कांस्टेंट टर्म माइनस की उधर लेके जाओगे प्लस की 3 हो जाएगी, है ना। तो लेफ्ट में क्या बचेगा 3k माइनस 2k k, और राइट साइड में माइनस 1 प्लस 3 प्लस का 2 बचेगा। क्या बचेगा k की वैल्यू 2 प्लस 2, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लाइंस गिवन बाय इक्वेशन दिस पहली इक्वेशन एंड दिस सेकंड इक्वेशन ये है आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ k इज, पैरेलल लाइन की कंडीशन लगा दो a1 अपान a2 यानी कि नो सॉल्यूशन, a1 अपान a2 इक्वल्स b1 अपान b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2। अभी तो लिखा था, तो a1 की वैल्यू यहाँ कितनी है 2 पहली इक्वेशन से, यहां से ना ये 2, और यहां से b1 की a2 की वैल्यू 3, 2 अपान 3 इक्वल्स b1 है यहाँ पर k, b2 माइनस 5 साइन भी लेना पड़ता है माइनस 5 नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2, c2 कांस्टेंट, c1 कांस्टेंट टर्म 1 है और यहाँ c2 कांस्टेंट टर्म 7 है। ये आ गया। अगेन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो तो क्या आएगा 2 अपान 3 इक्वल्स k अपान माइनस 5, जब मल्टीप्लाई करो 3 इंटू के और इसको 3 इंटू के 3k हो गया और माइनस 5 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा k इक्वल्स 5 टू जा 10 माइनस का और 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 10 अपान 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है पहला वाला, है ना, पहला वाला करेक्ट हो गया, k इक्वल्स माइनस 10 अपान 3। सेकंड कंडीशन जरूरत नहीं पड़ी, अगर चाहो तो उसको भी सॉल्व करके दे सकते हो, तो k की वैल्यू माइनस 10 अपान 3। अब इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, काफी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन इससे देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या दे रखा है 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट रुपीज 900। 3 चेयर्स हैं और 1 टेबल, दोनों की कॉस्ट मिला कितनी हो गई 900। वेयर 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट रुपीज 2100, है ना। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज x, रुपीज x 1 चेयर की कॉस्ट है, रुपीज बाई 1 टेबल की कॉस्ट है रुपीज बाई, इनको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, है ना। तो चेयर की कॉस्ट x है, तो पहली वाली कंडीशन देखो 3 चेयर्स और 1 टेबल, एक चेयर की कॉस्ट x रुपीज है ना, x रुपीज है, तो 3 चेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3x। 1 टेबल की कॉस्ट बाई रुपीज है, तो 1 टेबल की कॉस्ट, है ना, तो 1 टेबल की कॉस्ट प्लस बाई यानी कि 1 बाई यानी कि बाई, सब मिला के कितना है 900। एक चेयर की कॉस्ट x है तो 3 चेयर की कॉस्ट 3x हो गई, एक चेयर टेबल की कॉस्ट बाई है तो एक टेबल की कॉस्ट बाई हो गई, तो 3 चेयर और 1 टेबल इनकी कॉस्ट कितनी हो गई 900। इक्वेशन 1 बन गई। सिमिलरली सेकंड कंडीशन से देखो, इस बार है 5 चेयर और 3 टेबल, तो 5 चेयर मतलब उसकी कॉस्ट हो गई 5x, 3 टेबल मतलब 3 बाई इक्वल्स कितना है 2100, इसकी कॉस्ट है 2100। तो ये दो इक्वेशन बन गई इनकी हेल्प से, है ना। अब चेक कर लो किसमें होगा 2x प्लस बाई इक्वल्स 900, 2x प्लस बाई, है ना, सॉरी 3x प्लस बाई इक्वल्स 900, क्या है 3x प्लस बाई इक्वल्स 900 पहली वाली कंडीशन है, और दूसरा है 5x प्लस 3 बाई, ये तो 5x प्लस 3 बाई नहीं है, 5x प्लस 3 बाई यहाँ पर है, तो 5x प्लस 3 बाई 2100 आ गया और 3x प्लस बाई 900 आ गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना, इस टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ए फ्रैक्शन गिवन, फ्रैक्शन कितना दे रखा है आपको, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो फ्रैक्शन इतना बन जाता है ना।
दूसरी कंडीशन है इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाता है जब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द, कहां से, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 1 सेपरेट करो तो 1/2 हो जाता है। तो इसके करने के कई सारे तरीके हैं। सिंपल तरीका अगर हमें एमसीक्यू दे रखा है तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो ये हमको दे रखे हैं फ्रैक्शन, इन सबको चेक करो कौन सा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे एक एक करके चेक करते हैं। पहला वाला देखो, ए के लिए इसमें क्या बोला है, व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। जैसे फ्रैक्शन मान लो x/y है, ऊपर वाला होता है हमारा न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो पहले में वो रखा है कि न्यूमरेटर से कितना सब्ट्रैक्ट कर दो, 2, तो न्यूमरेटर इसका है 7, 7 माइनस 2 कर दो, है ना, 7 माइनस 2, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 5/15, 5 बन जा 5 3 जा, तो क्या बन गया, 5/3 बन गया। क्या 5/3 है, हाँ यही तो बोल रखा था, यानी कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसलिए जब हमने चेक किया तो पहली कंडीशन करेक्ट है। अगर उसके न्यूमरेटर से हमने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फ्रैक्शन हमको 1/3 मिल गया, करेक्ट। अब सेकंड कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी, ये भी सही है कि नहीं। तो 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब कहां सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर से। तो जब डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस केस में कितना, 1, तब 1/2 मिलना चाहिए। देखते हैं चेक करके क्या मिलता है। 7/15 डिनोमिनेटर है, नीचे वाला यानी कि -1 कर दिया तो क्या हो जाएगा, 7/14, 7 बन जा 7 2 जा, तो क्या मिल गया, 1/2। यही तो बोल रहा है इसमें कि 1/2 मिल जाएगा अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट करो। इसका मतलब पहले वाला जो फ्रैक्शन है वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से आप बाकी भी चेक करोगे तो बाकी के जो है ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे। हो सकता है एक कंडीशन सेटिस्फाई करे बट दूसरा नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 99x + 101y = 499, 101x + 99y = 501 इज। इसका सोल्यूशन पूछा है। तो इसको करने के भी कई सारे मेथड है। एक मेथड ये हो सकता है, आप x और y की जो वैल्यूज दे रखी हैं चारों ऑप्शन की, एक एक करके सेट करके देखो क्या दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, वहां से आंसर मिल जाएगा। लेकिन एक और सिंपल सा मेथड इसका है ना, यहाँ पर नंबर ध्यान दो आप। जैसे यहाँ पर 99 है ना, यहाँ 101 यहाँ 101 है, यहाँ 99 हो गया। ऐसे 499, 501, तो कुछ नंबर ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि अगर ऐड किया जाए तो करेक्ट नंबर बन जाएगा। जैसे कि इन दोनों इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। अगर मैं दोनों को ऐड करूं यानी कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड करूं, देखो सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन जाएगी। 99x यहाँ से प्लस 101x यहाँ से, 101 + 99 200x हो गई, 200x प्लस 101y प्लस 99, 101y प्लस 99y क्या हो जाएगा, 200y अगेन। और राइट साइड में 499 प्लस 500 1000 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इक्वेशन आ गई। अब देखो इसमें 2 से डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड बाय 200, 200 अगर ऐसा करेंगे तो पहले का 200 खत्म हो जाएगा, खाली x बचेगा। सेकंड टर्म से भी 200 कट जाएगा, पूरा खाली y बचेगा। 1000 को 200 डिवाइड करो तो आएगा 5। इक्वेशन नंबर 3। कितनी सिंपल इक्वेशन बन गई, x + y = 5। अब जैसे अभी हमने ऐड किया था, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 101x में से 99 जाएगा तो बचेगा 2x। ऐसे 99y में से 101y जाएगा तो माइनस का 2y बचेगा। राइट साइड में 501 में से 499 जाएगा तो 2 बचेगा। अब 2 पूरे में कॉमन है, इसको भी कर दो डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, तो क्या बचेगा, x - y = 1, है ना, x - y = 1, इक्वेशन नंबर 4। अब ये सिंपल सी इक्वेशन बन गई, x + y = 5 और x - y = 1। या तो इन दोनों को ऐड सपरेट करके सॉल्व करके x y निकाल लो, यह वैल्यू पुट करके देख लो यहाँ से। चलो मैं सॉल्व कर लेता हूं, आप 3 + 4 को ऐड करो। तो जब ऐड करोगे तो x + x 2x हो जाएगा LHS में, और प्लस y माइनस y कट जाएंगे, 5 + 1 6 हो जाएगा राइट साइड में। राइट साइड में 5 है, इधर 1 है तो 6 आ गया। सॉल्व करोगे तो x = 6/2 यानी कि 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब x की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पुट कर दो इक्वेशन 3 में, है ना। यहाँ से अगर मैं निकालूं x की वैल्यू 3 है प्लस y = 5, इसको सॉल्व करो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो उधर जाएगा 5, 3 उधर जाएगा माइनस का 3, 5 - 3 = 2। तो x = 3 y = 2, x = 3 y = 2, दोनों प्लस के हैं यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरह से हमें इसका आंसर मिल गया।
तो इस तरह से अगर आप इन क्वेश्चंस को, केवल इतने ही क्वेश्चंस को आप समझ के अच्छे से कर लेते हो, जो फर्स्ट उस पर टेबल बताई थी वो टेबल को अच्छे से समझ लेते हो, तो इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। सो थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन ऑन दिस स्लाइड्स। अगर आप चाहते हैं इस टाइप के वीडियोज आपको सबसे पहले मिले और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर पाओ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको आपकी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।